बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली गिलगित बल्तिस्तान टीवी और डेली गिलगित बल्तिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद पज़ादा। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं पीर मुस्लिम शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ PTI से है, और दूसरा हमारा मेहमान है वज़ीर हामिद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, और तीसरा हमारा मेहमान है एडवोकेट एजाज़ुल हक कुकर, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आप के सामने हैं तीनों मेहमान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। एजाज साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहला सवाल आपसे मेरी यह है, आप गिलगित बल्तिस्तान अस्तूर से आपका ताल्लुक़ है, GB हुकूमत और अस्तूर के इस वक्त क्या मसाइल हैं? हुकूमत के मसाइल तो जनाब हमीद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत के क्या मसाइल हैं, ये तो हुकूमती जो नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं वो बताएंगे हुकूमत के क्या क्या मसाइल हैं। ओवरऑल GB के मसाइल जो हैं इस वक्त वो सब के सामने आया हैं। हुकूमत आई हुई है, नाम की हुकूमत है। वज़ीर से लेके वज़ीर आला से लेके सब ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। गिलगित की पुलिस ज़मान पार्क में, गिलगित के जो नौजवान हैं उनको भी उठा के ज़मान पार्क में भाई खान साहब को डिफेंड करना है, खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है। वज़ीर भी वहाँ पे हैं, मुशीर भी वहाँ पे है, वज़ीर आला भी वहाँ पे है। गिलगित में हुकूमत तो है ही नहीं। अब मैं क्या बताऊँ हुकूमत के क्या मसाइल हैं। हुकूमत वहाँ होती तो हम बताते, हुकूमत तो वहाँ ही नहीं। वो इस्लामाबाद और लाहौर के चक्कर यहाँ काटते हैं। खान साहब के सामने जाके ख़ुद को बेहतर से बेहतर पेश करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है सबकी। तो वहाँ हुकूमत का कोई नाम व निशान ही नहीं है। लोग गंदम से लेके आटा से लेके एक बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत है, आजकल हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिए लोग तरस रहे हैं। और हमारे जो वज़रा हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उसके अलावा भी पहले इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होती थी। हाँ, एक चीज़ में ये बहुत अहल हैं, अपोजिशन का कोई अगर नुमाइंदा इनके ऊपर कोई तनकीद करे, हालांकि अपोजिशन का हक़ है तनकीद करना हुकूमत के ऊपर, तो उस वक्त ये फिर बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं और जवाब देने के लिए 2 मिनट नहीं लगाते। फिर वहाँ पर इनकी बड़कें और वो आसमान से बातें करते हैं। तो मसाइल तो ऑल ओवर अस्तूर के, और उसके इन 2-3 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहते रहे कि अभी 2 साल हो गए हैं। उसके बाद यहाँ फेडरल में गवर्नमेंट चेंज हो गई। हमारे मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ऐसा हुआ था। लास्ट 2 साल में गवर्नमेंट चेंज, यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी। हफीज़ुर रहमान ने बार बार आके इमरान खान से मुलाकात की, बार बार आके इलाके के मसाइल के बारे में बात की। मियाँ साहब ने खुद, हफीज़ुर रहमान साहब कहते हैं कि इजाज़त दी कि हफीज़ साहब, आप एक बैकवर्ड एरिया से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ के लोग परेशान हैं, आप पार्टी की सियासत पर इतने मसरूफ़ न रहें बल्कि खान साहब से मुलाकात करके आप मसाइल हल कराएँ। जबकि हमारे जो अभी के वज़ीर आला हैं जनाब, वो तो प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हालांकि रियासत के एक वो एंटिटी है ना, वो जब आए उनकी मुलाकात तो क्या इस्तकबाल के लिए भी बाहर नहीं आए, सिर्फ इस बात पर कि खान साहब खुश हो जाएं, और बाद में रोते फिर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब मैं गिलगित का हूँ, मैं अपने मसाइल लेके जाऊँगा तो वो फिर उस पर बात होगी। वो जाने के लिए तैयार नहीं है, रोज़ाना नारे लगाते हैं गद्दार तो चोर, और इसके अलावा और कोई काम नहीं। अच्छा, अपोजिशन का क्या किरदार है गिलगित बल्तिस्तान में? अपोजिशन सर, आप अपोजिशन में है। अपोजिशन का बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम्स होते हैं। पीपल्स पार्टी के अमजद साहब हैं, वो भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बताते हैं कि ये इस तरह होंगे। हफीज़ुर रहमान साहब तो बाकायदा हर चीज़ पर, हर मसले पर उनको डायरेक्शंस देते हैं, तनकीद नहीं करते इनको, कभी डाकू चोर फिलान पिस्तान ये वो नहीं, बल्कि वो उनको बताते हैं कि कौन सा काम कैसे होगा, किस तरह हल होगा। तो अगले दिन आके वो उनको फिर गालियाँ देना शुरू कर। वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला में क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हो? सर, मौजूदा वज़ीर आला और साबिक़ा वज़ीर आला में फ़र्क क्या है कि हफीज़ुर रहमान साहब एक अच्छे लीड, अवाम को अच्छी तरह लीड करने वाले एक लीडर हैं, जो अवाम के मसाइल को समझते हैं। वो अपोजिशन से भी बात करना जानते हैं, वो अपनी मुखालिफ पार्टी के नुमाइंदों से भी जाके अपने मसाइल को हल कराना जानते थे, और वो बात करते भी थे। और उसका सिला भी पिछले 5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में जो वो आपके सामने है, वो काम भी करते थे, बात भी करते थे। बाकी शक्ल में फ़र्क तो कोई, सब इंसान हैं और सब अच्छे लोग हैं। हम ज़ात पर तुम्हें तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन इस वज़ीर आला से जो हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, लेकिन इसने तो आपके सामने बात। वज़ीर आला साहब तो कह रहा है कि अस्तूर में काफ़ी काम हुए हैं। सर, अस्तूर में काम हुए हैं तो बताएंगे। अभी पीर साहब PTI की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, कोई काम शाम हमें दिखाएंगे। हमें पता, हमें तो नज़र नहीं आता कहीं कोई। अच्छा, तो हामिद साहब, वज़ीर हामिद साहब, आपका ताल्लुक़ पीपल पार्टी से है, तो आप मुझे बताएं कि अपोजिशन इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में है गिलगित बल्तिस्तान में। अपोजिशन लीडर जो अमजद एडवोकेट की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हो आप?
जी, सबसे पहले हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल अपने चैनल के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू उजागर करते हैं। आज हमें आपने मौका दिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप अपोजिशन की अगर बात करें तो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर हकीकी मानों में कोई गिलगित बल्तिस्तान के जो हुकूक के हवाले से या मसाइल के हवाले से देखें तो एक ही आपको बंदा नज़र आएगा, वो अमजद हुसैन एडवोकेट साहब हैं, जो हर वक्त हमेशा अवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं और अवामी मसाइल के ऊपर बात भी करते हैं। अपोजिशन का काम जाहिर सी बात है, जैसे हमारे दोस्त एजाज साहब ने कहा कि हम अपोजिशन का काम होता है निशानदी करना, पॉइंट आउट करने का होता है, इख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं। जब अमजद साहब अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों पे, तो ये जो नालायक और नायरों का जो टोला हम पे मुसल्लत किया गया है, इनके वजीर ज़बान, इनकी ज़बानें कैंची की तरह चलती हैं, काम इनसे दो पैसे का नहीं होता है और निकल के ज़बान दराजी करते हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट ने, आप सब बाशऊर लोग हैं, आपने देखा होगा जब अपोजिशन असम्बली जब बनी उसके फ़ौरन बाद अमजद हुसैन एडवोकेट ने जो गिलगित बल्तिस्तान का इस टाइम जो मैं बुनियादी मसला समझता हूँ वो हमारे हुकूक, जो हक हाकिमियत और मलकियत की जब हम बात करते हैं उसका है। उस इशू पे बिल सबसे पहले असम्बली में पेश करती है पीपल्स पार्टी, और अभी तक 2.5 साल गुजरने के बावजूद वज़ीर आला साहब को ये टाइम ही नहीं मिला कि वो उनको, पहले बनी गाला में चौकीदारी करते थे, आजकल जमान पार्क शिफ्ट हुई उनकी चौकीदारी, तो उन लोगों ने कभी गवारा ही नहीं किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से हम इस बिल को पढ़ें, इस बिल को टेबल करें, इस बिल के ऊपर डिबेट करें, ताकि एक मुस्तकिल और देर पा इसका जो प्रॉपर हल है वो हमारी ज़मीनों के हवाले से, हमारे हुकूक के हवाले से, इस पे हमारा कोई ला अमल बनता है। इसके ऊपर अपोजिशन और स्टेक होल्डर्स को बुला के गवर्नमेंट का काम बनता है, गवर्नमेंट को बड़ेपन दिखाना होता है, जबकि हमारे पास इतने कुंजेन और छोटी नज़र के लोगों को इक़्तिदार में ला के बिठाया गया है कि हम सवाल करते हैं तो हमें कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या तीर मारे हैं। मुझे यह बताया जाए कि अगर माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तीर नहीं मारे हैं तो अभी आपको तीर मारने के लिए जब लाया तो आपने क्या तीर मारे। फिर दूसरा, जब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2 साल बाद हुकूमत बनती है वफाक से। इस दफ़ा रजीम चेंज का जो पूरा एक साइकिल चला, उसके बाद जब रजीम चेंज हुई, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जब उधर गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो आपका सीएम भाग के दारुल तांगिर जाता है, वजह इसके कि आप उनको वेलकम करते। माजी में हमने देखा जब पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट थी और वहाँ नून लीग ने जब इक़्तिदार संभाला, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का वहाँ पे एक वर्किंग रिलेशन बनता है। मेहदी शाह साहब इधर आते हैं, मियाँ साहब से मिलते हैं, मिल के हमारा एक पिसा हुआ तबका, हमारा एक मजलूम हमारा एक इलाका है, हम वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, जब तक वफाक हमें सपोर्ट नहीं करता, हम हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जीबी को चला सकें। तो उन लोगों ने वफाक के साथ बैठ के डायलॉग करना चाहे था। वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारी आवाम में, हमारी रवायात में है कि हम मेहमानों को खुले दिल से, दुश्मन भी घर आता है तो हम मेहमान नवाजी करते हैं, हम खुले दिल से उनसे मिलते हैं। सीएम साहब डर के मारे भागे या जैसे भी भाग के दारुल तांगिर का दौरा रखा अपना, और वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन किसने ख़राब किया? क्या अमजद साहब के कहने पे सीएम साहब दारुल तांगिर गए थे या अपने हफीज़ साहब के कहने पे गए थे? ये काम तो उनका बनता था कि वो लड़ते झगड़ के कहते कि भाई आप वफाक हमें जी भी के, हमें जो हमारे वसाइल कम पड़ रहे हैं आप हमें दें। न देने की सूरत में सीएम साहब आते ओपन फोरम में पूरी जीबी की आवाम को कहते कि हमारे साथ ये मसाइल हैं और वफाक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। तब गिलगित बल्तिस्तान का हर नौजवान सीएम साहब के साथ खड़ा होता है कि वाकई वफाक ज़्यादती कर रही है। जब खुद ये बीज बोते हैं तो जब फसल काटने का टाइम आता है तो ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कल भी अगर ये अभी वावेला शोर मचा रहे थे, कल जो 2 अरब रुपए सब्सिडी का बहाल हुआ किसके कहने पे हुआ? यहीं पीडीएम थी, यहीं नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के वहाँ जो नुमाइंदे हैं उन लोगों ने आके यहाँ रिक्वेस्ट की, उसके बाद जाके ये मसाइल हल हुए। तो आज इनके देखें तो सोशल मीडिया और उसमें जाके कहते हैं हमने छीन के लाया, हमने झपट के लाया, हमने पलट के लाया। तो मैं समझता हूँ कि एक संजीदगी के साथ बैठ के जब तक हम अपने मसाइल का, हम पूरे स्टेक होल्डर्स को अक्रॉस द बोर्ड, हमें कोई पार्टी या हम किसी मजहबी या लिसानी बुनियादों पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि हमारा जो खित्ता इस टाइम, हमारा नौजवान मुंतशिर है, इंतशार का शिकार है, क्योंकि हमारी पहचान नहीं है। और ये जो पहचान आपने जैसा कहा, पीपल्स पार्टी जब 2009 में गवर्नमेंट में आती है तो एक शिनाख्त दी, अबूरी तौर पे एक
सेटअप बना के दिया, जिसके तहत आज हम गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली फॉर्मेशन में आई, हमारा वज़ीर आला बना, गवर्नर बना, जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें गिलगित बल्तिस्तानी माना जाता है। जबकि उससे पहले आप समझते हैं कि गिलगित नॉर्दर्न एरियाज़ हुआ करता था, पता नहीं चलता था कौन किधर का है, कैसे हमें सबसे बढ़ के पहचान मिली। तो हम समझते हैं जब तक हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप और स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे आके जीबी के हुकूक और सबसे पहले आइनी और ये जो हमारे ज़मीनों और हुकूक का जो मसला है इस पे इकट्ठे होकर एक पेज पे आएंगे। बाकी जो मसाइल हैं 2 मिनट आपके लूँगा मैं। बिजली बिल्कुल नहीं है, बिजली आती ही नहीं है गिलगित शहर के अंदर, आप देख लें। फिर अस्तौर में अपने ज़िले की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खुद कफील बिजली में हम अस्तौर वाले खुद कफील होते थे। अभी आपके सामने हर दूसरे दिन बिजली के मसाइल हैं। हामिद साहब, आपने बिजली की बात की तो लाइटिंग का तो इससे पहले हफीज़ साहब के दौर में भी यही इशू था और मेहदी शाह साहब के दौर में भी यही इशू था जो लाइटिंग का। तो आप मुझे बताएं कि अभी जो जीबी के मसाइल हैं, आप कह रहे हैं कि सीएम साहब यहाँ पे चौकीदारी कर रहा है, आवाम के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो आपकी अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमने वफाक के साथ ये किया वो किया, लेकिन वहाँ पे जो बजट कट होते हुए, गंदम सब्सिडी की वो कट होते हुए, वो सारे वफाक की तरफ से हुए। वफाक में आपकी हुकूमत है, तो सीएम साहब आप ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रहा है। तो मुख्तसर सा बताएं कि जीबी के मसाइल के ज़िम्मेदार कौन है? जीबी के मसाइल के मैं जहाँ तक ज़िम्मेदार समझता हूँ, मौजूदा जो हमारे सीएम और उनका जो टोला, ये जो गंडापुर ने आके इलेक्शंस के दौरान गंडापुर और ये जुल्फ़ी बुखारी और जो पत्ता इस्तेमाल करके जैसे जैसे लोगों को ब्लैकमेल करके जिस तरह पैसा इस्तेमाल करके हमारे जीबी के इलेक्शंस को हाईजैक करके इन नालायकों के टोले पे आज़ाद लोगों को मिला के इन लोगों ने हुकूमत बनाई। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने 10 सीटों से ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट ही नहीं किया है। बाकी जितने भी लोग इन लोगों ने ला के हुकूमत में बैठे हैं तो सबको आज़ाद लोगों को मिला के और जो पावर पॉलिटिक्स की गेम खेलते हैं वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको मिला के हुकूमत बना के इन लोगों ने ये समझ लिया कि हमने कोई बड़ा किला फतह किया। तो इंशाल्लाह अगले जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि पीटीआई को शायद मैं ये बड़ी बात कर रहा हूँ कि उनको शायद पूरे 24 हल्कों में इनको कैंडिडेट ना मिले। इनके अपने जो अभी जो सीटों में बैठे हुए कैंडिडेट और मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय कर रहे हैं वो खुद अभी से पर तोल के बैठे हुए हैं कि हमने किसी पीपल्स पार्टी में जाना है, किसी ने नून लीग में जाना। तो ये तो पानी के बुलबुले की तरह है, ये लोग फारिग हो जाएंगे। जी, हमारा तीसरा मेहमान है पीरज़ादा साहब, पीर मुस्लिम शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पीर साहब आप मुस्लिम लीग नून के आप प्रत्याशी कारकुन थे और अचानक आपने छोड़ दिया पार्टी को, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में अवामी नुमाइंदों को बुला के उसके ऊपर तबसरा करते हैं। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए छोड़ी क्योंकि पिछले 20-22 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था, एक बहुत अच्छा बड़ा कारकुन। मैंने वो रिकॉर्ड में इत्तेहाद रिकॉर्ड करा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बरकत जमील के हक़ में फ़ैसला दिया। हमारी बदकिस्मती ये दोनों मेरे छोटे अजीज़ हैं, दोनों चलो इन दोनों की पार्टियों का ये वतीरा बना है कि दूसरी पार्टी के ऊपर ये क्रिटिसाइज करते हैं। जब मैंने फ़ैसला दिया, हमारे मोहतरम बरकत जमील साहब मेंबर आए, आप भी उस इलाके के हैं, आपको पता है 5 साल अवामी नुमाइंदे के तौर पर वो नहीं बैठे। उसने अपना नंबर बंद किया, उसने अवाम के साथ रहना छोड़ दिया। उसने चंद लोग 4 से 5 बंदों को लेके चला, ठेके भी उनको दिए, फ़ायदे भी उनको दिए, मुलाजमत भी उनको दी। उसके बाद इस दफ़ा इत्तेहाद रिपोर्ट तो आपको बरकत जमील के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं मिला? बरकत जमील के अलावा हमारे हल्के में उस टाइम में हमारे मोहतरम सलीम साहब थे, लेकिन सलीम साहब ने नून लीग के अलावा और भी पीपी के तहरीक इंसाफ के नहीं, उस वक्त जो जिस गाँव से हमारा ताल्लुक़ था उस गाँव में बरकत जमील के अलावा और दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि वज़ीर सुहेल साहब और सलीम साहब थे। सलीम साहब ने छोड़ दिया था, वज़ीर सुहेल साहब ने भी कोशिश नहीं की, तो हमने बरकत जमील के हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन बरकत जमील साहब ने डिलीवर नहीं कर सका, अवाम के दरमियान नहीं रहे, नंबर बंद किया। उसके बाद इस दफ़ा फिर इत्तेहाद रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने
सपोर्ट भी की, वोट भी दी। वहीं बरकत जमील का वो दोहराया गया। किसकी सपोर्ट किया राणा आपने साहब, इस्तीफा? राणा फारूक साहब ने भी वहीं 4-5 बंदों को लेके चलते हैं, रात दिन वहीं 4-5 बंदों का टोला है जिसने ग्रेकोड को सत्यानाश किया है। ग्रेकोड में साफ़ी साहब इस वक्त 95% लोग बेरोजगार हैं, नौजवान। हमारे गोरेकोड में इस वक्त सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, गुर्बत और मसाइलिस्तान का शिकार जो है ज़िला अस्तूर में, हल्का में, हमारे हल्के में गरीकोट है। क्योंकि गरीकोट से आज तक अक्सरियती वोट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने लिया है, और तमाम तर जो हमारे मसाइल हैं और नौजवान बेरोजगार हैं उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि वज़ीर आला और हमारे मिनिस्टर साहिबान बनी गाला का चक्कर करते हैं, उसके बाद जबान पार्क में आते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अभी हमारे वज़ीर हामिद साहब ने खुद इकरार किया कि गंदम वफाक से कटौती हुई थी और आज बहाल हो गई। कुछ दिनों पहले हफीज़ साहब और वज़ीर अमजद एडवोकेट साहब बड़े वावला करते थे कि शमलोन साहब ने फ़रोख्त किया है गंदम, इसलिए बोरान हो गया है। अभी ये खुद आपके प्रोग्राम में खुद इकरार करते हैं कि वफाक से गंदम काटा था और 2 अरब बहाल हो गया। तो इनका झूठ इधर ही साबित होता है, इनके लीडर भी झूठ बोलते हैं। और मैं ये कहना नहीं चाहता था, ये दोनों बहुत बड़े मेरे अजीज़ भी हैं, ईमानदार भी हैं। मैं इनको ये दावत देता हूँ अपने लीडरों की तरह झूठ मत बोलें। आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें और खान साहब के नक्श कदम पे चलें, क्योंकि खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं। तो आप दोनों को ज़ेब नहीं देता है कि बेईमान और मुनाफिक टोले के साथ चलना, क्योंकि आप दोनों की पार्टियों के जो लीडरान हैं उन लोगों ने तो मुल्क का जीना हराम कर किया है। वो खरबों अरबों रुपए के मालिक हैं और पाकिस्तान की अवाम बशमूल जी भी अब की अवाम आपको पता है आटे के ठेले के पीछे दरबदर है। अच्छा, मुझे बताएं कि अस्तूर का वज़ीर आला आपके पार्टी का है और शमस लोन भी आपके हल्के से हैं, क्या कारकर्दगी है? आपने तो पीपल पार्टी और नून लीग को बहुत बड़ी तनकीद की है। आपकी हुकूमत के तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा भी अरसा गुजर चुका है जी, भी तो अभी कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। वज़ीर आला साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं इन दोनों साहिबान से कहना चाहता हूं, पीपल पार्टी के 2 मेंबर जब इनकी हुकूमत बनी थी, अस्तूर से हमीद साहब और नसीर साहब थे, दोनों के आपस में नहीं बनती थी। इन लोगों का जो गन था, फिर इनके दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में बरकत जमील और राना फुरमान, उन दोनों की आपस में नहीं बनी। ये लोग वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का मुकाबला कर सकते हैं। साफ़ी साहब मैं आपको कहूँगा, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने अभी देखो मैं आपको गिन के देता हूँ, 2 कौंसल के मेंबर अस्तूर से लिए, 4 की 5 तो कोऑर्डिनेटर और मुशीर लिए हैं। उसके बाद चीफ कोर्ट के जज उसने लिया है, फिर वो डिप्टी अटार्नी लिया है, फिर बेशुमार प्रोजेक्ट जो गरीकोट शोंटर रोड का टेंडर भी हो गया, फिर शगरतंग और शोंटर का टेंडर होने वाला है। शमस लोन साहब ने सिर्फ हेडक्वार्टर एरिया के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए 40 करोड़ की एडीपी रखी है, वो भी इनकरीब टेंडर होने वाला है। दशकिन से जाके परिसिंग, बोंजी, चोंगरा, गरीकोट तक बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट जो शमस लोन साहब ने दिए हैं। गोरीकोट से शमस लोन को सिर्फ 200 वोट मिला था। 9 करोड़ रुपए तो जाती सीएम साहब ने दिया हमें वाटर सप्लाई के लिए। फिर शमस लोन साहब ने काम शुरू हो गया है, टेंडर भी हो गया है। उसके बाद बुलशबर में वाटर सप्लाई दिया है शमस लोन ने, उसके बाद डिस्पेंसरी दिया है, डेपू दिया है डंगा, त्रेजे और प्रिजोट के लिए, फिर प्रिजोट में वाटर चैनल दिया है। गहरीकी के लिए 3.5 करोड़ का रोड रखा है। फिर हेडक्वार्टर एरिया के लिए, बाज़ार के लिए कोई 1 करोड़ की स्कीम रखी है वाटर सप्लाई के लिए। कि उसके अलावा उनको वोट नहीं मिला था गरीकोट से, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। इन दोनों साहिबान मुझे ये बताए कि आप दोनों के दौर हुकूमत में अस्तूर में एक अस्पताल रन नहीं होता था, अभी हमारे अस्पतालों में 7-7, 8-8 डॉक्टर रहते हैं। और आप लोग खालिद खुर्शीद और शमस लोन के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं शाह साहब, अभी गरीकोट अस्पताल में के बावजूद भी अस्पताल की शिकायतें अभी भी आ रही है। बिल्कुल ठीक ठाक अस्पताल चलता है। गरीकोट अस्पताल में इस वक्त 3 से 4 डॉक्टर हैं। उसके बाद हेडक्वार्टर में जो 50 में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ भी कोई 5-6 डॉक्टर हैं, काम करते हैं, दिन रात मरीजों को देखते हैं। और वो सब कुछ सीएम साहब की मेहरबानी है, शमस लोन की मेहरबानी है।
कोई भी गरीब जाता है उनकी चेकअप सही होती है, उनका इलाज भी होता है ठीक ठाक तरीके से अच्छा, होता है। पीटीआई के जो जितने भी नीचे तबका है वो एक प्लेटफार्म पे नहीं हो रहे हैं, वो एक दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि राना साहब और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो एक प्लेटफार्म पे नहीं हुए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, वो तो ऐसा सियासत का हुस्न है। लेकिन आपकी पार्टी भी यही हाल है, लेकिन कहते हैं हम खान साहब के साथ खड़े हैं। नीचे जो तबका है अभी आपकी काबीना है जीपी की, वो एक प्लेटफार्म पे नहीं है। कभी खालिद के ऊपर इत्मीनान लाया जा रहा है, कभी वो वज़ीर इत्तलाआत फ़तहुल्लाह खान के ऊपर। तो ये क्या माजरा है कि जीपी में सिर्फ पीटीआई नाम से खान साहब के साथ हैं, या अवाम ने इनको जो मुंतखब की है उनके मसाइल हल करने के लिए, लेकिन खान साहब की चौकीदारी या खान साहब के ऊपर जितना बजट अभी जा रहा है, और वज़ीर आला साहब कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब यहाँ पर खान साहब के ऊपर जो भी मामलात होते हैं तो इतनी बड़ी रैली लेकर सरकारी गाड़ियाँ लेकर आता है, वो बजट कहाँ से आता है? साफ़ी साहब, मैं आपको ये कहूँगा, जब हफीज़ुर्रहमान सीएम थे गिलगित बल्तिस्तान के, उस वक़्त वफाक में हमारी गवर्नमेंट थी, खान साहब थे। खान साहब लीडर है ना, लीडर थे तो उसने जीबी के जो फंड है वो नहीं काटा। बात सुने, मेरी बात और सुने। नवाज शरीफ साहब लीडर नहीं है, वो फिक्र के लीडर हैं, वो भाग के थोड़ी जोर आती है तो भाग के लंदन चले जाते हैं, कोई दुबई चले जाते हैं, वो लीडर नहीं है, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खान साहब लीडर थे, उसने वफाक से जीबी हुकूमत का कोई फंड बंद नहीं किया, उनको फंड दिया हफीज़ साहब को, हफीज़ साहब ने बात भी की, चलो फंड नहीं रोका। आज हफीज़ साहब ने वेलकम भी किया ना खालिद खुर्शीद ने उनके साथ। बात सुने, मैं वो उस पर भी आता हूँ। आज वफाक में चोरों और डाकुओं की हुकूमत है। आप हमारे ईमानदार सीएम को ये कहते हैं कि एक चोर की इस्तकबाल करें जाके, जिसने पाकिस्तान का पूरा ख़जाना खाली किया है, जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने के लिए तैयार किया है, उसकी इस्तकबाल करें। तो अभी इनके पीछे क्यों फिर रहा है कि बजट काटा है, हमें काटा है, लेकिन हमारे शमल लोन साहब और शमल लोन साहब ने 10 जगहों में कहा कि मैं इनके पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चोर हैं, इन लोगों ने फंड वैसे भी देना नहीं है, मैं जाऊंगा तो उल्टा ये हमारे ऊपर तनकीद करेंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा ना, अभी आप वज़ीर हामिद साहब ने खुद इकरार किया, वफाक से काटा था, फंड काटा था, जो गंदुम बोरान था इसलिए बोरान था, इकरार आपके प्रोग्राम में किया, उसमें हमारे सीएम की क्या गलती है? अच्छा, आखिरी सवाल बताएं, आप तीनों का ताल्लुक जो है अस्तूर हल्का 2 से है। अस्तूर हल्का गिरिकोट जो है बहुत एक बड़ा एरिया है, वहाँ पर तकरीबन घराने भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप होल्डर, स्टेक होल्डर हैं तीनों, अच्छे पेइंग वोटर है, इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है आपका पीटीआई से? इंशाल्लाह मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं कोशिश करूँगा इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि मैंने उस इलाके में खिदमत किया है, हल्के में, गोरीकोट में। तो एक सियासी वर्कर इसीलिए वो जद्दोजहद करता है कि वो इलेक्शन लड़े। मैं सियासी वर्कर के होने के नाते मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और अपने पार्टी के लिए काम करूँगा। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ क्योंकि गोरीकोट में मेरा अच्छा खासा, हल्के में अच्छा खासा वोट बैंक है, फिर सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला उस इलाके में पीर मुस्लिम शाह, ये आवाम आपको बताएगी। मैंने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा हामिद साहब, यही सवाल आपसे भी है, आपका क्या इरादा है? पीपल्स पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ोगे? साफ़ी साहब, पहले तो 2 बातें मैंने जो पीर साहब ने एक जारहाना अंदाज में हमारे ऊपर जो तीरें बरसाई, उसका एक महज़िब तरीके से मैं जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि पीर साहब पहले तो बहुत शाइस्ता और बुधबार गुफ्तगू करते थे, जब से पीटीआई में गए इनको भी मुझे लगता है कि उनकी हवा लग गई है। तो बहरहाल हम दुआगो हैं पीर साहब के लिए कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे और राह रास्त पे दोबारा लाए। बाकी जहाँ तक इन्होंने कहा कि मैंने इकरार किया, इसी पार्टी में रहेगा, क्या कहते हो आप? नहीं, हम तो चाहते हैं कि पीर साहब के लिए ये पार्टी जय भी नहीं देती थी। बहरहाल इनकी अपनी जमहूरियत, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, पीर साहब किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने इकरार किया, तो मैं जिस तरह इन्होंने गुफ्तगू की, अगर मैं इनकी गुफ्तगू में अगर इनके अंदाज में जवाब दूं, तो क्या मैं ये कहूं कि 2 अरब रुपए जो कल सिर्फ सब्सिडी के लिए जो हमने हमारी पीडीएम ने आके बहाल कराई, मैं ये कहूं, क्या मैं ये कहने के लिए हक बजानिब नहीं हूं कि इनके डाकू मिनिस्टर जाके बनीगाला में जाके बंगले बनाए उन पैसों को हम इधर आके वफाक में ये कहें कि नहीं जी आप पैसे रिलीज़ नहीं करो? वो पैसे तो हमने गिलगित बल्तिस्तान की गरीब अवाम जो वहाँ पिस रही थी उनके लिए यहाँ आके स्ट्रगल करके रिलीज़ कराई गई। तो बहरहाल
पीर साहब की अपनी मर्ज़ी है जी, पीर साहब अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं, हक बजाने पे ये बिल्कुल इनको जमहूरी हक है, ये डिफेंड करें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप पीर साहब सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम आपकी गुफ्तगू और गंडापुर और जो बाज़ारी मिनिस्टर अभी गलती से बने उनकी गुफ्तगू में कम से कम तमीज़ और फ़र्क होना चाहिए। रही बात आपकी जो सियासी हवाले से जो सवाल है, तो इंशाल्लाह जी ज़रूर, मैं एक सियासत और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं जद्दोजहद पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप देख रहे हैं माहौल हमारा बन रहा है, लोगों को समझ आ चुकी है कि वाकई अगर किसी पार्टी के अंदर गरीबों, महकूमों, मजलूमों और बेरोज़गार नौजवानों के लिए अगर कोई दर्द रखने वाली पार्टी है, तो आप 70 की दहाई से लेके अभी तक मौजूदा जो जिस सेटअप के ऊपर बैठ के ये लोग बड़े दावे करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, ओहदे और ये जो जितने भी फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं, करते हुए फिर उसी पीपल्स पार्टी और उस पर गन डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी ख्वाब वो ख्याल की दुनिया में रहते होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम आज भी पीपल्स पार्टी को पसंद करती है। इसका आप अगर थोड़ा सा जाके ये पिछला जो इलेक्शन हुआ है 2020 का, इसका रिज़ल्ट जब आप मजमूई तौर पे जीबी के अंदर जो जितना वोट पार्टी वाइज पड़ा उस पर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मकबूल तरीन पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कौन सी है। और इंशाल्लाह अस्तोर के अंदर भी फिर जैसे गुरिकोट की बात की तो गुरिकोट 1400 से ऊपर ज़्यादा घराने हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है। वहाँ का जो जनाजा निकला है वो पिछले 40 सालों से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। जब हुकूमत आई उसके बाद से अस्पताल की, जैसे पीर साहब ने अस्पतालों की बात की, तो अफसोस के साथ और बिल्कुल मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी माएँ बहनें जब बीमार होती हैं, जब एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, डिलीवरी का एक केस हैंडल हम नहीं कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग, सीएम साहब ने हमें कितना बड़ा कोई पैकेज दिया है हेल्थ के हवाले से। तो बाकी जो नून लीग की कारकर्दगी है या नून लीग ने जो 35 सालों से गुरिकोट से वोट लेके कुछ नहीं किया, अगर नौजवान बेरोज़गार है 98%, इस बात से मैं पीर साहब की इत्तेफाक करता हूँ कि 98% नौजवान हमारे सफ़र कर रहे हैं, मेहनत, पढ़े लिखे लड़के। मुझे अफसोस होता है कि वो कुली और लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। हमें बहुत दुख है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अब न गुरिकोट की आवाम बल्कि बिलखुसूस मैं समझता हूँ पूरे ज़िला अस्तोर की आवाम अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और मेरा ख़ुद बज़ात ख़ुद मेरी ख्वाहिश होगी, अगर पार्टी मेरे ऊपर एतमाद करती है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन भी लड़ूंगा और जितने भी हमारे नौजवान हैं उनके मसाइल लेके मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो एजाज साहब आपसे भी मेरे यही सवाल है। अस्तोर गिरिकोट से आपका ताल्लुक़ है, गिरिकोट मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, क्या आपके क्या ख्याल है कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में आप भी इरादा रखते हो नून लीग का टिकट पे लड़ने के लिए? जी बिल्कुल। उसके से पहले मैं वज़ीर हामिद साहब और पीर मुस्लिम शाह साहब ने गिरिकोट के बारे में ये बात की, मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और 35 साल से, देखें इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है। 35 साल से वहाँ पर इलेक्शन तो लड़ा जाता है। जमहूरी पार्टी है, पहले महबूब साहब हुआ करते थे, पहले बशीर साहब हुआ करते थे बोंजी से, मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन लड़ते थे। फिर महबूब साहब आ गए, फिर उसके बाद सलीम साहब ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद बरकत जमील साहब इलेक्शन लड़े, उसके बाद राना फारूक साहब। हमारी जमहूरी पार्टी यहाँ ये कोई एक बंदे के साए तले ऐसा नहीं है कि हमारी जो हमारे मरकज़ी जो कायदीन हैं वो कारकुनों पे यकीन रखते हैं, कारकुनों को मौका देते हैं और मेहनत करते हैं। रही बात गिरिकोट की हद तक, वैसे पूरे अस्तोर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी जीबी पर, तो बरकत जमील साहब ने पूरे अस्तोर में काम किया है। पूरे अस्तोर में हमारे रोड बने हैं, वाटर चैनल्स बने हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स में मतलब अपग्रेडेशन का काम हुआ, बहुत काम किया। हाँ, वो ज़ाती तौर पर थोड़े से मतलब उससे कमी कोताही हुई कि वो नंबर चूँकि नए थे, अचानक से आए थे पीर साहब की सरबराही पर, तो थोड़ा सा वो मसला हो गया, फ़ोन बंद रहा, उसका आवाम के साथ जो एक कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं रहा। लेकिन ओवरऑल काम बरकत जमील साहब के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में मैं कहूँगा हुआ है। और इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा, यकीनन मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने का मैं इरादा रखता हूँ, इंशाल्लाह टिकट अप्लाई करूँगा और मुझे उम्मीद है पार्टी हमारे ऊपर इत्माद करके मुझे टिकट देगी। अगर पार्टी जो फैसला करेगी हफीज़ साहब और उस जो काबीना होती है पूरी एक, तो उसी हिसाब से हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे और भरपूर मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। और हल्के में जिस तरह
पहले हफीज़ साहब की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान में एक अवामी प्रोजेक्ट्स का एक समंदर जो आया था, जिस तरह उसने बिछाया है पानी, आप देखें अभी भी हफीज़ुर रहमान साहब खुद वो अगर सीएम को देखते तो वो घर में बैठे रहते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो खुद आगे शहबाज शरीफ साहब से मिले, कल भी आपने देखा एहसान इकबाल साहब से जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे मिले। वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए आके मिलते हैं, वो यहाँ आके तस्वीरें खींचने का उसका शौक़ नहीं है। वो आते हैं और जब वापस जाते हैं तो कोई ना कोई गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक तोहफ़ा लेके जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हुकूमत भी गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, मरियम नवाज़ साहिबा भी आई हुई हैं, मियाँ साहब भी जल्द तशरीफ़ लाएंगे। अभी तो मियाँ साहब अभी तो ग्राउंड खाली है, ये लोग बैठे हुए हैं। मियाँ साहब ने कहा है कि मियाँ साहब पहले भी कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, तो इनसे हमारा मुकाबला ही नहीं है। तो जब वो आएंगे तो वो जिस तरह वक्त बदलता है और हालात अभी इनको पता चलेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हमारी हुकूमत आएगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत आएगी। और जो प्रोजेक्ट्स जिन पर ये PTI वाले अभी तख्तियाँ दो लगा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और जैसे एक और बात मुझे याद आई, पीर साहब ने कहा अभी बहुत से कुछ गिनवाए, गरीकोट से लेके अस्तोर से लेके बहुत कुछ गिनवाया, लेकिन वज़ीर हामिद साहब यहाँ बैठे हुए ये इतफाक़ करेंगे कि अभी तक हमें प्रैक्टिकली कोई काम नज़र नहीं आया। पीर साहब से लेके खालिद खुर्शीद साहब तक जब भी बैठते हैं हम हैरान रह जाते हैं, ये सारा है कहाँ पे? 9 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, वो बोलियाँ नहीं लगती जैसे इस तरह बोलियां तो लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल काम कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम ने इनको वोट दिया है, या जिस तरह भी ये आए हैं वो तो आया है सबको, तो इनको चाहिए कि वो अवाम के लिए काम करें। देखिए ये मौका मिलता है 5 साल के लिए, तो उनको मेहनत करनी चाहिए, वफाक से भी मिलना चाहिए। तो यही है, इलेक्शन इंशाल्लाह इरादा है। हमीद साहब रिपोर्ट से पीर साहब मुस्लिम लीग नून का एक नज़रियाती कारकुन था, छोड़ के गया है, नून लीग में कोई कमी महसूस हो रही है? यकीनन बिल्कुल, पीर साहब बहुत ही नाइस पर्सन थे, अच्छे इंसान थे। और जब हम पार्टी से हमारी पार्टी छोड़ के गए हमें बहुत दुख हुआ, और हमने कोशिश भी की पीर साहब को कि हम मनाएं, कमी कोताहियाँ गलतियाँ होती हैं, हमने काफ़ी कोशिश भी की। और मरकज़ से हफीज़ साहब ने खुद फ़ोन किया, इंजीनियर अनवर साहब हमारे हैं अभी असम्बली पे हैं, उसने फ़ोन किया, और उसके साथ राना साहब की क़यादत में वहाँ पर एक ग्रुप जाके मुस्लिम शाह साहब से मिला, पीर साहब से, उन्होंने भी कोशिश की। मैंने खुद बज़ात खुद, मेरा रिश्ता भी है और फिर पार्टी की जो वाबस्तगी है उस हिसाब से मैंने खुद भी काफ़ी कोशिश की। तो हमें जिस तरह जावेद हाशमी साहब चले गए थे उसी तरह दुख हमें हुआ, और उसी तरह ही हमें उम्मीद है जिस तरह हाशमी साहब वापस घर को लौटे हैं, इंशाल्लाह एक दिन पीर साहब भी तौबा करके अपने घर लौटेंगे ज़रूर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाजरीन, ये थे हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान पीर मुस्लिम शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और दूसरा मेहमान वज़ीर हामिद साहब है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और तीसरा हमारा मेहमान है एडवोकेट एजाजुल हक, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम देख रहे हो। इसी तरह के प्रोग्राम लेकर दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।